नेक्स्ट टॉपिक में बढ़ते हैं आगे। और नेक्स्ट टॉपिक वैसे देखें तो इसको हम लोगों ने एक ही यूनिट में डिवाइड कर रखा है, एंड दैट इज इलास्टिसिटी, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स। तो इसमें वैसे देखा जाए तो बहुत सारे छोटे छोटे टॉपिक्स आ जाएंगे। एचसीवी के हिसाब से चला जाए तो 5 या 6 चैप्टर्स बनेंगे ये। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इलास्टिसिटी से। ठीक है, इसको हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स भी बोलते हैं। ठीक है, सॉलिड मटेरियल के ऊपर अगर हम फोर्सेस अप्लाई कर रहे हैं तो सॉलिड मटेरियल का जो बिहेवियर है उसके बारे में एक तरह से ये स्टडी है। ठीक है, और मेनली जो है इसमें मतलब स्टील, मेटल मेटल मेनली कैटेगरी में आएंगे इसमें। इलास्टिसिटी से क्या समझते हो? व्हाट इज इलास्टिसिटी? क्यों भाई, व्हाट डू यू मीन बाई इलास्टिसिटी? क्यों भाई? जैसे सपोज करो, एक एग्जांपल लेते हैं। मान लेते हैं कि हमारे पास कोई भी सॉलिड बॉडी है। ठीक है, सॉलिड ऑब्जेक्ट है, और इस ऑब्जेक्ट के ऊपर हम लोगों ने सपोज करो कि चारों तरफ से कुछ फोर्सेस अप्लाई किए हैं। ठीक है, अच्छा, ये जो फोर्सेस लगाए हुए हैं, इन फोर्सेस का सपोज कर लो कि रिजल्टेंट जीरो है, मतलब बॉडी के अंदर कोई एक्सीलरेशन नहीं आएगा। ठीक है, इन सारे फोर्सेस का रिजल्टेंट जीरो है। तो बोल सकते हैं कि रिजल्टेंट अगर जीरो है तो इस सिस्टम का जो सेंटर ऑफ मास होगा वो मूव नहीं करेगा। अच्छा, बॉडी के अंदर जो स्ट्रक्चर है उसमें कोई चेंज आएगा क्या, ये बताओ। रिजिड बॉडी है, जैसे मान लो कि स्टील मेटल है, कोई मेटल का कोई टुकड़ा है, उसके ऊपर हमने फोर्सेस लगाए चारों तरफ से, तो उस मेटल के अंदर का जो स्ट्रक्चर है उसमें कोई चेंज आएगा क्या, या उसको पहले जैसा ही फील होगा, कोई फील नहीं होगा? क्या लगता है, सोचो पहले। देखो, कोई भी जो मटेरियल है उसके अंदर के स्ट्रक्चर को अगर हमें विजुलाइज करना है ना, तो एक डायग्राम है मेरे पास, उससे विजुलाइज कर सकते हैं। ये है, देखो, मतलब सॉलिड के अंदर जो एटम्स हैं, उन एटम्स की जो लोकेशन है और एटम एटम के बीच में जो इंटरेक्शन फोर्स है उसको हम एक स्प्रिंग की तरह विजुलाइज कर सकते हैं। ऐसे मान लो कि हर एक एटम हर एक दूसरे एटम से स्प्रिंग से अटैच है। तो जैसे टेम्परेचर हम लोग बढ़ाते हैं, तो टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो एटम के वाइब्रेशन बढ़ते हैं। तो वाइब्रेशन बढ़ने से क्या होता है कि उसका ट्रांसफर अगले एटम पे होने लगता है। उसका एम्पलीट्यूड बढ़ेगा तो उसका इफेक्ट अगले एटम पे भी नजर आएगा। तो ऐसे समझ लो कि इस पूरे सॉलिड में एटम्स अलग अलग पोजीशन पे लोकेटेड है, और हर एक एटम हर दूसरे एटम से स्प्रिंग के जरिए जुड़ा हुआ है। ठीक है, अब तुम मुझे बताओ कि किसी एक पॉइंट पे अगर हम फोर्स लगाएं तो क्या वो स्प्रिंग कंप्रेस या एक्सपैंड होगी? बोलिए, ये बात तो क्लियर है। किसी भी एक पॉइंट पे फोर्स लगाएंगे, भले ही वो सॉलिड रिजिड बॉडी है, बट अगर हम माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखें तो थोड़ा बहुत कंप्रेशन या एक्सपेंशन तो आएगा। बिल्कुल, अगर माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जाए कुछ ना कुछ तो आएगा ना, थोड़ा बहुत। तो उस थोड़े बहुत एक्सटेंशन या कंप्रेशन की वजह से क्या होगा कि बॉडी के अंदर भी फोर्सेस डेवलप होंगे, और बॉडी के अंदर जो फोर्सेस डेवलप होंगे, अगर हम उन फोर्सेस को पर यूनिट एरिया स्टडी करें तो उसी को हम लोग बोलते हैं स्ट्रेस। स्ट्रेस नाम सुना होगा आप लोगों ने, क्यों भाई? तो ऐसे सपोज करो कि अगर हम इस बॉडी के अंदर एक स्मॉल एरिया कंसीडर करें। ठीक है, ये स्मॉल एरिया हो गया डीए। तो इस स्मॉल एरिया के ऊपर दो तरह के फोर्स हो सकते हैं। मतलब एक्चुअली क्या है कि फोर्स इसके ऊपर किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है। तो मान लेते हैं कि मैंने ये फोर्स दिखाया है डीएफ इस तरफ, तो इस डीएफ के हम लोग दो कंपोनेंट करेंगे। एक कंपोनेंट जो एरिया के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है उसको बोलते हैं हम लोग डीएफ नॉर्मल, और एक कंपोनेंट फोर्स का जो एरिया के टेंजेंशियल डायरेक्शन में होगा तो वो हो जाएगा डीएफ टेंजेंशियल। तो यहाँ पे दो टाइप के स्ट्रेस डिफाइन होंगे। ठीक है, एक होता है जिसको हम लोग बोलते हैं डीएफ एन, को क्या बोलेंगे, डीएफ एन हो जाएगा नॉर्मल और लॉन्गिट्यूडनल कंपोनेंट। नॉर्मल और लॉन्गिट्यूडनल कंपोनेंट। और डीएफ टी क्या होगा? तो डीएफ टी को हम लोग बोलेंगे टेंजेंशियल और शेयर कंपोनेंट।
टेंजेंशियल और शियर कंपोनेंट। अब देखो दोनों फोर्सेस को अगर हम एरिया से डिवाइड करें यानी कि डीए से, तो हमको मिलेगा स्ट्रेस। तो यहाँ पे दो टाइप के स्ट्रेस आएंगे, एक है डी एफ एन अपॉन डीए, तो ये हो जाएगा, ये कहलाता है, इसको हम लोग बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। और दूसरा जो आएगा डी एफ टी अपॉन डीए, तो इसको हम लोग बोलते हैं दिस इज शियर स्ट्रेस। ठीक है, स्ट्रेस का जो यूनिट बनेगा वो प्रेशर वाला यूनिट ही होगा, इट इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। बोलो, तो यहां तक पहले इंट्रोडक्शन में जो बातें मैंने बोली वो क्लियर है? बताओ क्यों भाई? लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस एंड शियर स्ट्रेस, इन दोनों में क्या फर्क है? क्लियर है? जब भी हम किसी बॉडी के ऊपर फोर्स लगाते हैं, जैसे मान लो कि तुम भी किसी सरफेस के ऊपर फोर्स लगा रहे हो, कोई वॉल है, वॉल के ऊपर फोर्स लगा रहे हो अगर, तो वो फोर्स तुम दो डायरेक्शन में लगा सकते हो, एक तो उस फोर्स एरिया के परपेंडिकुलर और एक एरिया के टेंजेंशियल। ऐसे समझो कि जैसे फ्रिक्शन जो लगता है, फ्रिक्शन शियर डायरेक्शन में लगता है और जो नॉर्मल फोर्स है वो लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में लगता है। तो ये दोनों फोर्सेस, ये दोनों स्ट्रेस का डायरेक्शन क्लियर है? बोलिए। तो इसमें पहला हेडिंग पढ़ते हैं इसमें आगे, और पहला हेडिंग है यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। इसको हम लोग वाई से डिनोट करते हैं, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। देखो इलास्टिसिटी का मतलब यह है कि बॉडी के ऊपर अगर हमने फोर्सेस अप्लाई किए तो बॉडी के अंदर कंप्रेशन आएगा या एक्सपेंशन आएगा, जैसे भी फोर्सेस लगाएं। लेकिन अगर हम उन फोर्सेस को हटा दें तो बॉडी अगर अपने ओरिजिनल शेप में आ जाती है, तो उसको बोलते हैं कि इट इज बिकॉज ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ बॉडी। ठीक है ना? व्हेन अ बॉडी रीगेन्स इट्स शेप एंड साइज ऑन रिमूवल ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस, दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड इलास्टिसिटी ऑफ बॉडी। समझ गए ना? फोर्स लगाने पे तो कंप्रेस होगी ही, कोई भी बॉडी हो, लेकिन फोर्स हटाने पे अगर वो वापस ओरिजिनल शेप में आ जाती तो हम लोग बोलते हैं कि बॉडी के अंदर इलास्टिक प्रॉपर्टीज हैं। और अगर वो वापस नहीं आती है तो हम बोलते हैं कि बॉडी के अंदर प्लास्टिक प्रॉपर्टीज हैं या बॉडी नॉन इलास्टिक है। क्लियर है इलास्टिसिटी? तो यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को हम लोग डिफाइन सिंपली करते हैं। जैसे मान लो कि हमारे पास एक एल लेंथ का ये रॉड है, ठीक है, और इस रॉड के ऊपर अगर हमने इनिशियली सपोज अगर हमने कोई भी फोर्स अप्लाई नहीं किया है, समझना ध्यान से, अभी हमने इस रॉड के ऊपर कोई भी फोर्स अप्लाई नहीं किया है, तो इस रॉड का जो लेंथ है वो इसका नेचुरल लेंथ हो गया। ठीक, अब अगर हम इसके ऊपर कुछ फोर्स अप्लाई करें, ठीक है, तो अगर हमने फोर्सेस को इस डायरेक्शन में अप्लाई किया है सच दैट कि इसका लेंथ में इंक्रीमेंट हो, तो ये जो फोर्स है इसको हम लोग बोलते हैं दिस इज कॉल्ड टेंसाइल स्ट्रेस। मतलब ये जो फोर्स है वो जो स्ट्रेस डेवलप करेगा लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, दैट स्ट्रेस इज आल्सो कॉल्ड टेंसाइल स्ट्रेस। और इसका लेंथ में भी इंक्रीमेंट होगा, तो लेंथ हो जाएगा इसका L प्लस डेल्टा एल। और अगर इसी का अपोजिट काम किया जाए, यानी कि अगर हम कंप्रेसिव फोर्स लगाएं, तो अगर हमने फोर्स का डायरेक्शन इस तरह से रखा हुआ है, देखो ध्यान से, तो ये वाली जो लेंथ है ये हो सकती हो जाए L माइनस डेल्टा एल। तो ये जो फोर्स है इसको हम लोग बोलते हैं कंप्रेसिव स्ट्रेस। मतलब जो फोर्स लगा है वो टेंसाइल नेचर का है या कंप्रेसिव नेचर का है। टेंसाइल नेचर का है तो लेंथ में इंक्रीमेंट होगा, कंप्रेसिव नेचर का है तो लेंथ में डिक्रीमेंट होगा। ठीक है, तो यहां पे डिफाइन करते हैं, यहां पे हम लोग बोलते हैं फ्रॉम हुक्स लॉ। फ्रॉम हुक्स लॉ हम लोग बोलते हैं कि लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस is directly proportional to longitudinal strain. Longitudinal stress is directly proportional to longitudinal strain। और यहाँ पे स्ट्रेस की वैल्यू को लिखेंगे F अपॉन ए, और स्ट्रेन होता है डेल्टा L अपॉन एल, मतलब इंक्रीमेंट इन लेंथ अपॉन इनिशियल लेंथ। और यहाँ पे जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लगाते हैं हम लोग वो होता है y। तो F अपॉन ए इज y टाइम्स डेल्टा L बाई एल।
तो ये यहाँ पे एक बेसिक फॉर्मूला है जो हमें ध्यान रखना है, ठीक है ना। हालांकि इलास्टिसिटी वाले चैप्टर में यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ही सिलेबस में है, ऐसे समझ लो। एक दो इलास्टिक और है मॉडुलस, लेकिन जो सिलेबस में है और जिसपे सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं दैट इज यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ठीक है ना। तो स्ट्रेन तो एक तरह से डायमेंशनलेस क्वांटिटी हो जाएगी, क्यों भाई, स्ट्रेन जो है वो डायमेंशनलेस बनेगा, तो y का जो डायमेंशन आएगा वो वही आएगा जो स्ट्रेस का डायमेंशन है, और इसका डायमेंशन हो जाएगा, यूनिट हो जाएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। देखो नोट करो यहां तक, कोई डाउट है पूछिए, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, इसी यंग्स मॉडुलस से रिलेटेड एक दो बातें और मेंशन करते हैं। देखो क्या होगा, क्वेश्चंस में कई बार ऐसे होगा कि रॉड में कितना इंक्रीमेंट आया, या रॉड में इंक्रीमेंट दिया हुआ है, फोर्स कितना लग रहा है। तो एक्चुअली है क्या, ये जो रॉड हम लोगों ने बनाई है, जिसके ऊपर फोर्स लगाने पे ये रॉड में एक्सटेंशन आ रहा है, एल लेंथ का रॉड है, वाई इसका मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है, ए इसका क्रॉस सेक्शन एरिया है, और जब हम इसके ऊपर एफ फोर्स लगाते हैं तो इसके अंदर इंक्रीमेंट आ जाता है एल प्लस इंक्रीमेंट आता है डेल्टा एल का, ठीक है। तो दिस सिचुएशन इज एग्जैक्टली सेम एज स्प्रिंग। क्यों भाई, स्प्रिंग में क्या होता है, स्प्रिंग में भी अगर हम फोर्स लगाएं दोनों तरफ, तो क्या स्प्रिंग में भी कुछ इंक्रीमेंट आता है ना, डेल्टा एक्स का इंक्रीमेंट आता है। और तुम ध्यान से चेक करो, यहां पे जो फोर्स निकाला हम लोगों ने, उस फोर्स की वैल्यू है वाई ए अपॉन एल इंटू डेल्टा एल। तो ध्यान से देखो, तो ये जो फोर्स है ये डेल्टा एल की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और स्प्रिंग के केस में फोर्स क्या होता है, स्प्रिंग के केस में भी फोर्स जो है वो के डेल्टा एक्स होता है, यानी डेल्टा एक्स के प्रोपोर्शनल होता है। तो एक्चुअली प्रॉब्लम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम लोग देखें, न्यूमेरिकल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो रॉड और स्प्रिंग का बिहेवियर एग्जैक्टली सेम है, कोई फर्क नहीं है। बोलो, तो कई बार क्या होगा, क्वेश्चंस में हम लोग रॉड वगैरह दिया हुआ है, वायर दिया हुआ है, तो हम अगर अपने सिंप्लिसिटी के लिए, विजुअलाइज करने के लिए, जल्दी सॉल्व करने के लिए हम चाहें तो इसको हम स्प्रिंग की तरह बिहेव करा सकते हैं। और इस केस में हम लोग बोलेंगे कि इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट कितना बनेगा, बता सकते हो। अगर हमें किसी रॉड को स्प्रिंग से रिप्लेस करना है तो व्हाट वुड बी इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट। तो ध्यान से चेक करो, तो इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू आएगी वाई ए अपॉन एल। आ रही है ये, बताओ, ठीक है ना। देन सेकेंड पॉइंट में इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड। अब देखो, जैसे स्प्रिंग में जब हम एक्सटेंशन लाते हैं, एक्सटेंशन करते हैं, तो उसमें एनर्जी स्टोर्ड होती है, तो वही सेम फॉर्मूला हम यहाँ पे लगा सकते हैं। स्प्रिंग के लिए फॉर्मूला हम लोग लगाते हैं U इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर, तो वही फॉर्मूला यहाँ भी लगा सकते हैं, यहाँ भी लिख सकते हैं, के की जगह हो जाएगा वाई ए अपॉन एल, और एक्स स्क्वायर की जगह हो जाएगा डेल्टा एल का स्क्वायर। देखो, तो ये फॉर्मूला यहाँ भी एप्लीकेबल है। energy stored in wire when it is extended by a distance delta L on applying external force। इसी एक्सप्रेशन को अगर हम थोड़ा और रीअरेंज करके लिखें, ध्यान से देखना, तो हो जाएगा हाफ, अब देखो वाई ए अपॉन एल और इंटू डेल्टा एल, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या, दिस इज इक्वल टू एफ अपॉन ए इंटू डेल्टा एल अपॉन एल और इंटू ए इंटू एल। तो ऐसे लिखने से क्या है कि ये फॉर्मूला बन जाएगा हाफ ऑफ स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन और इंटू वॉल्यूम। तो ये भी एक फॉर्मूला है पोटेंशियल एनर्जी निकालने का। पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड हो जाएगी हाफ ऑफ स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन और इंटू वॉल्यूम। देखो, हाफ ऑफ स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम। देखो क्लियर है पॉइंट नंबर 1 और पॉइंट नंबर 2, कोई डाउट है बताइए।
ठीक है। देन थर्ड पॉइंट में एक पॉइंट है कॉल्ड पॉइजन्स रेशियो। इसको हम लोग सिग्मा से डिनोट करते हैं। व्हाट इज पॉइजन्स रेशियो? देखो जैसे कोई भी रॉड है अगर सपोज, ठीक है, और अगर हम इस रॉड के ऊपर कुछ फोर्स अप्लाई करते हैं, लेट से इनिशियली इस रॉड का लेंथ L है और इसका ट्रांसवर्स डायमीटर या सिंपली क्रॉस सेक्शन डायमीटर बोल सकते हैं वो D है। अभी तो कि जब हम इसके ऊपर दोनों तरफ से फोर्स लगा के इसको पुल करेंगे और इसकी लेंथ में इंक्रीमेंट आएगा तो क्या इसका डायमीटर भी डेफिनेटली कम होगा ना? क्यों भाई? इसका डायमीटर भी डेफिनेटली रिड्यूस होगा। तो मान लेते हैं कि जब हमने इसके ऊपर फोर्स लगाया और इसका लेंथ थोड़ा इंक्रीज हो रहा है और डायमीटर डिक्रीज हो रहा है, तो लेंथ में इंक्रीमेंट आया लेट से L प्लस डेल्टा L, ठीक है, और उसके करस्पॉन्डिंग डायमीटर में जो चेंज आया है वो है डेल्टा D। अब देखो हम लोग जब कैलकुलस लिखते हैं ना तो उसमें प्लस ही एज्यूम करके चलते हैं। हमको मालूम है कि डेल्टा D की वैल्यू नेगेटिव आएगी, मतलब डायमीटर रिड्यूस होगा और लेंथ इंक्रीज होगी, तो डेल्टा R और डेल्टा D में से कोई एक जरूर निगेटिव होगा। अगर डेल्टा L पॉजिटिव है तो डेल्टा D निगेटिव होगा, या डेल्टा L निगेटिव है तो डेल्टा D पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो पॉइजन्स रेशियो इज डिफाइंड एज इक्वल टू ट्रांसवर्स स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। ट्रांसवर्स स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, और माइनस साइन हम यहाँ पे लगाएंगे जब हम वैल्यू लिखेंगे। तो ट्रांसवर्स स्ट्रेन हो जाएगा डेल्टा D बाई डी और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन होगा डेल्टा L बाई एल। देखो पहले यहाँ तक ये वाला फॉर्मूला क्लियर है? माइनस साइन क्यों लगाया हुआ है बताओ? माइनस क्यों लगाया हुआ है इसमें? क्योंकि दोनों में से कोई एक जरूर निगेटिव होगा ना, तो हम चाहते हैं ओवरऑल वैल्यू पॉजिटिव रहे, जिसके लिए हम लोगों ने यहाँ पे एक माइनस पहले से ही इंट्रोड्यूस करके रखा हुआ है, ठीक है। नॉर्मली जैसे मान लो कि अगर हम ऐसे बोलें कि किसी वायर में वॉल्यूम कांस्टेंट है, हालांकि ऐसा जरूरी नहीं है कि हमेशा वॉल्यूम कांस्टेंट हो, क्योंकि जब हम फोर्सेस लगा के पुल करते हैं ना तो उसके इंटर एटॉमिक स्ट्रक्चर में थोड़ा बहुत चेंज जरूर आता है, माइन्यूट लेवल पे चेंज जरूर आता है, जिसकी वजह से वॉल्यूम कांस्टेंट हो ऐसा जरूरी नहीं है। बट अगर हम मान के चलें कि सपोज वॉल्यूम कांस्टेंट है तो पॉइजन्स रेशियो क्या होगा? तो देखो अगर वायर सिलेंड्रिकल है तो उसका वॉल्यूम क्या लिखेंगे हम लोग? वॉल्यूम को लिखेंगे पाई आर स्क्वायर एल, ठीक है। अब क्योंकि ये वैल्यू कांस्टेंट है तो इसको अगर हम चेंज इक्वेशन में बदलें, चेंज इक्वेशन में बदलने के लिए क्या कर सकते हैं, इसका लॉग ले लो और लॉग लेने के बाद डिफरेंशिएट कर दो, तो तुमको मिलेगा 2 टाइम्स dr अपॉन r प्लस dl अपॉन एल इक्वल टू 0। या इसको ऐसे लिख सकते हैं कि डेल्टा L अपॉन एल इज माइनस टाइम्स 2 टाइम्स डेल्टा R बाई आर। ये बताओ ये वाली इक्वेशन कैसे बनाई? इसमें किसी को डाउट है तो पूछो, ये इक्वेशन पे कैसे पहुंचे? सर समझ में नहीं आया। इस इक्वेशन में के लिए क्या किया ना, इसका हमने लिया लॉग, मैंने कुछ स्टेप्स नहीं लिखे यहाँ पे। इस इक्वेशन का हम लोग लेंगे पहले लॉग, लॉग लेंगे तो क्या आएगा, तो इसको लिखेंगे लॉग ऑफ पाई प्लस 2 लॉग ऑफ आर प्लस लॉग ऑफ एल इज इक्वल टू लॉग ऑफ कांस्टेंट, और फिर हम इसको डिफरेंशिएट करे दे रहे हैं। तो डिफरेंशिएट करेंगे तो पाई का डेरिवेटिव तो 0 आएगा ना, लॉग आर का डेरिवेटिव क्या आएगा डी आर अपॉन आर, और लॉग एल का क्या आएगा dl अपॉन एल, और कांस्टेंट का क्या आएगा 0। बट हम ये काम तभी कर सकते हैं जब चेंज स्मॉल हो, तो इस चैप्टर में तो डेफिनेटली स्मॉल है, जो लेंथ में इंक्रीमेंट आएगा वो स्मॉल इंक्रीमेंट है, तो हम यहाँ पे कैलकुलस यूज कर सकते हैं, डिफरेंशिएशन यूज कर सकते हैं। क्लियर है अभी? यस सर क्लियर है, बट ये वॉल्यूम कांस्टेंट होगा तभी ये करेंगे ना सर? हाँ तब नहीं, एक मैंने एग्जांपल लिया है कि लेट से अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो हम वॉल्यूम को कांस्टेंट लिख सकते हैं,
तो उस केस में तुम यहाँ पे सिग्मा की वैल्यू अगर निकालो, सिग्मा की वैल्यू क्या है, सिग्मा की वैल्यू है डेल्टा आर बाई आर अपॉन डेल्टा एल बाई एल। तो अगर ये वैल्यू तुम उठा के यहाँ रखो तो सिग्मा की वैल्यू 1/2 आएगी। तो इसका तुम वाइसे वर्सा भी ध्यान रख सकते हो कि अगर सिग्मा 0.5 है तो ही मटेरियल का वॉल्यूम कांस्टेंट होगा, अगर 0.5 से कम या ज्यादा है तो वॉल्यूम कांस्टेंट नहीं होगा। तो सिग्मा हर एक मटेरियल का अलग अलग होगा, सिग्मा हर एक मटेरियल का अलग अलग आएगा। ठीक है ना? ओके सर। ये तो मैंने एक यस। एग्जांपल बताया, निकालते कैसे हैं बस। ठीक है, देखो नोट कर लो, कुछ डाउट है पूछो। और नेक्स्ट इसके बाद एक छोटा सा पॉइंट और है इसमें, नोन एज स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, देखो इन मटेरियल्स के ऊपर अगर हम लोग फोर्सेस अप्लाई करना शुरू करें तो धीरे धीरे स्ट्रेस की वैल्यू बढ़ेगी, और स्ट्रेस की वैल्यू अगर धीरे धीरे बढ़ेगी तो स्ट्रेन भी बढ़ेगा। और एक टाइम ऐसा आएगा कि बढ़ते बढ़ते इन मटेरियल्स का नेचर थोड़ा थोड़ा चेंज होगा, और नेचर चेंज होगा तो इसके हिसाब से कुछ पॉइंट्स डिफाइंड है, कुछ प्रॉपर्टीज इसकी डिफाइंड है। तो ये मैंने एक ग्राफ उठाया हुआ है, एनसीईआरटी का ही है। ठीक है, इस ग्राफ में तुम ध्यान से देखो, वाई एक्सिस पे स्ट्रेस है और एक्स एक्सिस पे स्ट्रेन है। ठीक है, वाई एक्सिस पे स्ट्रेस है, एक्स एक्सिस पे स्ट्रेन है। अब क्या होता है इसमें, जब हम धीरे धीरे स्ट्रेस बढ़ाएंगे तो स्ट्रेस बढ़ाएंगे मतलब फोर्स बढ़ाएंगे, फोर्स बढ़ाएंगे तो उसका इंक्रीमेंट ऑफ लेंथ भी बढ़ेगा तो स्ट्रेन भी बढ़ेगा। तो पॉइंट ओ से लेके ए तक, पॉइंट ओ से लेके ए तक का जो रीजन है उसको हम लोग बोलते हैं प्रोपोर्शनल लिमिट। प्रोपोर्शनल लिमिट भी बोलते हैं, और ऐसे बोल सकते हैं इन दिस रीजन, इन दिस रीजन स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। यानी कि हुक्स लॉ की जो वैलिडिटी है, ऐसा नहीं कि हुक्स लॉ मटेरियल के ऊपर किसी भी स्ट्रेस स्ट्रेन के लिए एप्लीकेबल है, नहीं, किसी भी स्ट्रेस स्ट्रेन के लिए एप्लीकेबल नहीं है। इट इज एप्लीकेबल ओनली टिल प्रोपोर्शनल लिमिट, मतलब जहां पे स्ट्रेस और स्ट्रेन आपस में प्रोपोर्शनल है। दिख रहा है वो ग्राफ में पॉइंट? उसके बाद भी अगर हम स्ट्रेस को इंक्रीज करते हैं तो क्या होता है, तुम ध्यान से देखो, शुरू में स्ट्रेन कम बढ़ रहा था, लेकिन जैसे ही पॉइंट ए को क्रॉस हुआ स्ट्रेन की वैल्यू ज्यादा बढ़ रही है कि नहीं है? स्ट्रेन की वैल्यू तेजी से इंक्रीज हो रही है। तो वो जो ए से बी तक का रीजन है ना, उसको हम लोग बोलते हैं इलास्टिक लिमिट। इलास्टिक लिमिट इसलिए, बल्कि ऐसे बोलना चाहिए कि ओ से लेके बी तक का जो रीजन है ये कहलाता है इलास्टिक लिमिट। इलास्टिक लिमिट इसलिए कि अगर हम बी पॉइंट तक हम उस पर स्ट्रेस हटा लें तो बॉडी अपने ओरिजिनल शेप में वापस आ जाएगी। यानी बॉडी के अंदर, मटेरियल के अंदर जो इलास्टिसिटी वाली प्रॉपर्टी है वो सिर्फ बी पॉइंट तक ही एप्लीकेबल है। उसके बाद भी अगर हमने स्ट्रेस बढ़ाया तो बॉडी के अंदर परमानेंट डिफॉर्मेशन आएगा, और उस परमानेंट डिफॉर्मेशन को उसने परमानेंट सेट से डिनोट कर रखा है। एक एग्जाम्पल के तौर पे, केवल एक एग्जाम्पल दिया है कि अगर मान लो हम सी पॉइंट पे जाके अगर हम फोर्स हटा लेते हैं तो जब ये वायर अपनी ओरिजिनल शेप में आएगा तो उसमें परमानेंटली 1% का इंक्रीमेंट आ जाएगा। बात समझ में आई? बोलिए। ठीक है, और फिर पॉइंट डी जो है वो इसका ब्रेकिंग पॉइंट हो जाएगा। पॉइंट डी इज ब्रेकिंग स्ट्रेस, मतलब पॉइंट डी अगर हम क्रॉस कर गए तो फिर डेफिनेटली बॉडी ब्रेक हो जाएगी। लेकिन ये कि जब बॉडी ब्रेक हो रही होती है, जब मटेरियल ब्रेक हो रहा होता है तो स्ट्रेस की वैल्यू स्लाइटली रिड्यूस होती है, इसलिए पॉइंट ई जो है वो थोड़ा नीचे कर रखा है उसने। ठीक है ना? फॉर एग्जाम्पल है, समझ लो कि जो ग्राफ बनाया हुआ है दिस इज फॉर मटेरियल स्टील, स्टील के लिए है ये मटेरियल ग्राफ। ठीक है ना? और डिवाइड करें तो हम मटेरियल्स को दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, हो सकता है तुमने सुन भी रखे हो। एक है ब्रिटल, एक है ब्रिटल और एक है डक्टाइल।
ब्रिटल एंड डक्टाइल। ठीक है, ब्रिटल किसको बोलेंगे? ब्रिटल में बोलते हैं, ब्रिटल को हम ऐसे बोलेंगे कि इनके अंदर लेस परमानेंट डिफॉर्मेशन रीजन, जिसको हम लोग प्लास्टिक रीजन भी बोलते हैं। जैसे ये जो ग्राफ बनाया हुआ है उसमें ये वाला जो रीजन है उसको हम लोग बोल सकते हैं प्लास्टिक रीजन। प्लास्टिक रीजन इसलिए कि इस वायर को हम बोल सकते हैं कि इसमें सी से लेके डी तक, बल्कि बी से लेके डी तक का जो रीजन है, ध्यान से देखो तो ये काफी लार्ज है। तो इसके इस मटेरियल के अंदर इस मटेरियल को परमानेंट डिफॉर्म करना आसान है। ठीक है ना? तो इट इज नॉट ब्रिटल मटेरियल। ब्रिटल मटेरियल में क्या होगा? ब्रिटल ऐसा होगा कि जिसको जैसे ही हमने सी पॉइंट बी पॉइंट के बियॉन्ड ले जाएंगे ये टूट जाएगा। ये जो है ये डक्टाइल मटेरियल का ग्राफ हो जाएगा एक तरह से। ठीक है ना? तो इनके लिए बोल सकते हैं दे हैव लार्ज परमानेंट डिफॉर्मेशन रीजन। दे हैव लार्ज परमानेंट डिफॉर्मेशन रीजन। तो डक्टाइल मटेरियल वो होने चाहिए जिनको हम लोग इजली थिन वायर्स में, ठीक है ना, या फिर थिन शीट्स में ब्रेक कर पाएंगे। ठीक है ना? जिनको हम लोग थिन वायर्स जिनके बना पाएंगे वो डक्टाइल होने चाहिए। और ब्रिटल के लिए हम लोग बोलते हैं कि इनको हम लोग हेलमेट्स में यूज करेंगे। हेलमेट्स में जो मटेरियल यूज होंगे, क्योंकि हम ये चाहेंगे कि फोर्स लगने पे वो मटेरियल टूट जाए, ऐसा ना हो परमानेंट डिफॉर्म हो जाए। बोलो, क्लियर है? बताइए, एक बार देख लो जितनी बातें हुई हैं। कोई डाउट है पूछिए। देखो इसमें फिर कुछ एक दो प्रॉब्लम्स करते हैं। सिंपल ही है चैप्टर, वैसे तो ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। देखो जैसे क्वेश्चन है, करो ट्राई। देखो सीधा सीधा प्रॉब्लम है। एक्सटेंशन इन वायर निकालना है तो हम लोग सीधे सीधे अप्लाई कर सकते हैं कि F अपॉन A इज इक्वल टू वाई टाइम्स डेल्टा L बाई एल। तो यहां से अगर हमें डेल्टा L निकालना है तो डेल्टा L की वैल्यू हो जाएगी FL अपॉन A इंटू वाई। तो F की जगह तो हो जाएगा 48 न्यूटन, L की जगह 2 डिवाइडेड बाई A की जगह 0.2 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो 10⁻⁻⁴ करना पड़ेगा। और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की जगह 2 इंटू 10⁻11। तो कितना बता रहे हो आंसर? हम्म 21 into 10 to the power 5. 21 इंटू 10⁻⁻5। 24 into 10 power minus 6 You said 24. 24 आएगा सर। 24 इंटू 10⁻⁻5 सही है ना? और देखो नेक्स्ट देखो, लास्ट वाले क्वेश्चन में कोई डाउट किसी को तो बताओ। नेक्स्ट देखो, इसमें देखो कह रहा है वन एंड ऑफ अ नायलॉन रोप, लेंथ दिया हुआ है, डायमीटर दिया हुआ है, फिक्स टू अ ट्री लिम एंड मंकी वेइंग 100 इट जंप्स टू कैच द फ्री एंड एंड स्टेज देयर, फाइंड द एलोंगेशन। तो एलोंगेशन निकालना है डेल्टा एल, तो फिर से वही करेंगे एफ इंटू एल अपॉन ए इंटू वाई। तो एफ की जगह हो जाएगा 100, एल की जगह हो जाएगा 4.5 मीटर,
एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, अब डायमीटर दिया हुआ है 6 mm, तो एरिया को लिख सकते हैं पाई डी स्क्वायर बाई 4, तो पाई डी स्क्वायर और बाई 4, और y की जगह हो जाएगा 4.8 इंटू 10^11। देखो तो ये वैल्यू निकालोगे तो आएगी 3.32 इंटू 10⁻⁻5 मीटर। फिर हमसे कह रहा है कि व्हाट इज करस्पॉन्डिंग चेंज इन डायमीटर, तो देखो पॉइजन्स रेशियो को हम लोग क्या लिखेंगे, सिग्मा इज इक्वल टू 0.2 एंड दिस इज इक्वल टू डेल्टा डी बाई डी अपॉन डेल्टा एल बाई एल। अगर हम सिर्फ मैग्नीट्यूड रखेंगे तो माइनस हटा दो, कोई जरूरत नहीं है, तो यहाँ से डेल्टा डी निकालो कितना आएगा, तो डेल्टा डी आएगा 0.2 इंटू डेल्टा एल जो हम लोगों ने निकाला है अपॉन एल की वैल्यू 4.5 मीटर और इंटू डी का मतलब हो गया 6 mm। तो अगर mm में निकालोगे ये वैल्यू तो ये निकल के आएगी 8.8 इंटू 10⁻⁻6 mm। आ रही है, बताइए। यस सर। कोई डाउट किसी को या समझ में आ गया? आ गया सर, आ गया। ठीक है, नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखो अगर सब भूल भी गए हो तो भी जो है बेसिक बातें याद रखो जिससे निकाल तो पाओ। तो इस केस में क्या होगा ना, ये मूव कर रहे होंगे, तो मान लो 2 kg नीचे जा रहा है ए से और ये 1 kg ऊपर जा रहा है ए से, टेंशन मान लो टी है, तो 1 kg के लिए लिखेंगे टी माइनस 1g इज इक्वल टू 1 है, और 2 kg के लिए लिखेंगे 2g माइनस टी इक्वल टू 2 है। इन दोनों को डिवाइड कर दो, टेंशन निकालो, यहाँ से आएगा 40/3 न्यूटन। सबसे पहला काम क्यों भाई, अब वो ये कह रहा है कि मिनिमम रेडियस कितना हो जिससे वो ब्रेक नहीं हो, तो ब्रेकिंग स्ट्रेस का मतलब होगा टेंशन अपॉन एरिया, मैक्सिमम जो है वो इतना होना चाहिए 2 इंटू 10⁻9, ठीक है ना। तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं कि पाई आर स्क्वायर कितना हो, तो टी अपॉन 2 इंटू 10⁻9, तो यहां से अगर आपने आर निकाला होगा तो ये आना चाहिए 4.6 इंटू 10⁻⁻5 मीटर, ये आना चाहिए। क्यों भाई, नहीं आ रहा इसके अप्रोक्स? और देखो नेक्स्ट, क्लियर है लास्ट वाला क्वेश्चन, है कोई डाउट है बताइए। ब्रेकिंग स्ट्रेस का मतलब हुआ कि उससे ज्यादा स्ट्रेस ना हो जिससे वो ब्रेक नहीं हो, तो उस स्ट्रेस के लिए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होना चाहिए, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मिल गया तो रेडियस कितना होना चाहिए वो मिल गया। बताओ किसी स्टेप में डाउट है तो। देखो इसमें ये अच्छा क्वेश्चन है। अब इस केस में क्या है ना कि वो जो रॉड है उस पर कोई अलग से वेट नहीं है, ठीक है, बट क्या है कि उस रॉड का अपना खुद का तो वेट है ही है, तो एक तरह से उस रॉड में जो लेंथ में इंक्रीमेंट आएगा वो उसके खुद के वेट की वजह से आएगा, मतलब अपने ही वेट की वजह से वो थोड़ा सा एक्सटेंड हो जाएगी, वही हमको निकालना है। अब मुझे सिर्फ ये बताओ कि इस रॉड में जो ये अलग अलग पॉइंट्स हैं इन सभी जगह टेंशन फोर्स सेम होगा या अलग अलग होगा? इस रॉड के जो अलग अलग पॉइंट्स हैं इन सारे पॉइंट्स पे टेंशन सेम होगा या अलग अलग होगा, ये बताओ। अलग अलग होगा। अलग अलग होगा। अब देखो अगर टेंशन हर जगह अलग अलग है, ध्यान से सोचना, तो हर जगह स्ट्रेस अलग अलग होगा, और अगर हर जगह स्ट्रेस अलग अलग है तो हर पॉइंट पे इंक्रीमेंट भी अलग अलग आएगा, मतलब ऊपर की तरफ इंक्रीमेंट ज्यादा आएगा नीचे की तरफ के कंपैरिजन में, जितना ऊपर जाएंगे उतना एक्सटेंशन ज्यादा होगा। तो अब ऐसे केस में हम लोग डायरेक्टली तो नहीं बता पाएंगे, तो फिर हमें यहाँ पे एलिमेंट लेके करना पड़ेगा। एलिमेंट लेके करने का मतलब ये है कि हम यहां से क्या करें, यहां से x डिस्टेंस पे हम एक dx विड्थ का एलिमेंट कंसीडर करेंगे। दिख रहा है ये एलिमेंट? अब मुझे ये बताओ कि x डिस्टेंस पे टेंशन कितना होगा रॉड में, जहां पे वो मैंने x एलिमेंट लिया है वहां पे टेंशन कितना होगा?
तो ऐसे बोल सकते हैं कि इतने पार्ट का वेट होगा, बताओ इतने पोर्शन का वेट होगा। अब पूरा वेट हमको मालूम है, तो ऐसे लिख सकते हैं कि पूरा वेट अपॉन टोटल लेंथ इंटू एक्स का लेंथ। तो एक्स लेंथ पे कितना टेंशन होगा, मिल गया। अब ये जो एलिमेंट है, इस एलिमेंट को जरा बाहर निकालो। इस एलिमेंट का ऐसे समझो कि इसका नेचुरल लेंथ dx है, लेकिन जब इस एलिमेंट के ऊपर फोर्स लगेगा, जब इस एलिमेंट के ऊपर फोर्स लगेगा, अब इधर की तरफ लगेगा t, इधर की तरफ लगेगा t प्लस डी टी। हालांकि dt निग्लिजिबल है तो t मान के चलेंगे। तो इसका जो लेंथ है वो dx से बढ़ के dx प्लस dy हो जाएगा। तो बताओगे कि स्ट्रेस कितना लिखेंगे, तो स्ट्रेस की वैल्यू बनेगी t अपॉन एरिया। तो t अपॉन एरिया करेंगे तो आएगा w अपॉन ए एल और इंटू एक्स। स्ट्रेन कितना लिखेंगे, तो स्ट्रेन की वैल्यू होगी dy अपॉन डी एक्स। ये बताओ क्लियर है या नहीं। स्ट्रेन की वैल्यू dy अपॉन डी एक्स। dy उसका इंक्रीमेंट इन लेंथ है, dx उसका इनिशियल लेंथ है। तो dy अपॉन dx क्या बन जाएगा, स्ट्रेन। और अब हम लोग हुक्स लॉ लगाते हैं। हुक्स लॉ क्या बोलता है कि स्ट्रेस इज इक्वल टू वाई इंटू स्ट्रेन। तो यहां एक काम करो, dy एक तरफ रखो, बाकी सारे कांस्टेंट और x dx दूसरी तरफ ले जाओ। तो w अपॉन वाई ए एल और x dx इधर कर दो। इंटीग्रेट करते हैं, x की लिमिट्स 0 से l, y की लिमिट्स 0 से डेल्टा y। तो यहां से एलोंगेशन निकल आया, देखो ध्यान से, एलोंगेशन डेल्टा y इज इक्वल टू डब्लू एल अपॉन, ध्यान से देखो, 2ay आ रहा है। बताओ ये क्लियर है या नहीं है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कैसे किया बोलिए। कोई स्टेप में डाउट किसी भी जगह किसी भी पॉइंट में तो बताइए, क्यों ऐसा किया। हर एक पॉइंट पे टेंशन अलग अलग है, जिसकी वजह से हमको एलिमेंट के ऊपर सॉल्व करना पड़ा क्वेश्चन। ठीक है, अच्छा अगर क्लियर है तो इसमें एक चीज और निकाल के बताओ। हमें निकालना है इसमें, कैलकुलेट एनर्जी स्टोर्ड इन रॉड। रॉड के अंदर एनर्जी कितनी स्टोर्ड है ये भी जरा कैलकुलेट करो। हाँ आप क्या पूछ रहे हो, पूछिए फिर से। डेल्टा एल बाई एल होता है ना सर। है हाँ, तो ये एक तरह से एल हो गया और ये एक तरह से एल प्लस डेल्टा एल हो गया। क्यों भाई, तो डेल्टा एल क्या है, डेल्टा एल डी वाई है और एल क्या है, डी एक्स है। एनर्जी स्टोर्ड निकाल सकते हो इसमें, निकालो। कैसे निकालोगे, तो एनर्जी स्टोर्ड का जो फॉर्मूला हमारे पास है, एनर्जी स्टोर्ड को हम लोग हाफ के एक्स स्क्वायर भी तो लिख सकते हैं। क्यों भाई, हाफ के एक्स स्क्वायर भी तो लिख ही सकते हैं ना। तो और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, हाफ ऑफ स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम भी लिख सकते हैं। तो कोई भी लगा दो। सपोज हम du लिखना चाह रहे हैं, du इसलिए लिखेंगे क्योंकि हम एलिमेंट में देखेंगे पहले कि एलिमेंट में कितनी एनर्जी स्टोर्ड है, फिर उसको इंटीग्रेट करेंगे। तो du के लिए एलिमेंट पे स्ट्रेस कितना है, एलिमेंट पे स्ट्रेस की वैल्यू है, ध्यान से देखो, wx अपॉन a इंटू एल, ये स्ट्रेस हो गया। स्ट्रेन क्या लिखेंगे, स्ट्रेन है वैसे तो dy अपॉन डी एक्स, बट क्या स्ट्रेन को हम लोग स्ट्रेस अपॉन y भी लिख सकते हैं ना। तो अगर हम इसको स्ट्रेस अपॉन y लिखें तो ये हो जाएगा y ए एल। और वॉल्यूम कितना होगा एलिमेंट का, तो एलिमेंट का वॉल्यूम होगा ए डी एक्स। ये देखो ध्यान से, क्लियर है या नहीं। ये जो लिखा है, ये स्ट्रेस लिखा हुआ है, ये स्ट्रेन लिखा हुआ है और ये वॉल्यूम लिखा हुआ है। इन तीनों में कोई डाउट है। अब इंटीग्रेट करना रह गया है सिर्फ, देखो। तो यहां से du इक्वल टू क्या आएगा, कांस्टेंट बाहर कर लो, तो डब्ल्यू स्क्वायर अपॉन 2a वाई एल स्क्वायर बाहर आ जाएगा और एक्स स्क्वायर डी एक्स अलग रहेगा।
इंटीग्रेट कर देते हैं इसको 0 से लेके L तक, तो देखो U कितना आ जाएगा, U आ जाएगा W²L अपॉन 6AY। देखो कोई भी वेरिएबल वाला क्वेश्चन होगा तो उसमें प्रोसेस यही रहेगा जो मैंने अभी दिखाया हुआ है, तो प्रोसेस ध्यान से समझ लो। प्रोसेस में कोई दिक्कत है कहीं पे तो बताओ। सर ये स्ट्रेन और एक बार फिर से बता दीजिए सर, एनर्जी स्टोर में। स्ट्रेन को हम लोग स्ट्रेस अपॉन वाई लिख सकते हैं ना। एक्चुअली मैंने उसको dy अपॉन dx इसलिए नहीं लिखा क्योंकि अगर dy अपॉन dx लिख देते तो dy और dx, dy भी आ जाता, dx भी आ जाता, इसलिए हम लोग x में इंटीग्रेट करना चाह रहे हैं तो हमने सभी कुछ x और dx में लिख लिया है। तो स्ट्रेन को हम लोग लिख सकते हैं ना स्ट्रेस अपॉन वाई। बताओ। यस सर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब इस केस में देखो है क्या दोनों का ब्रेकिंग स्ट्रेस दिया हुआ है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ अपर वायर इज गिवन 0.006 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड दैट ऑफ लोअर वायर इज 0.003 सेंटीमीटर स्क्वायर। M1 is given 10 kg and M2 is given 20 kg and the hanger is light. Find the maximum load that can be put on the hanger without breaking a wire. तो इसके ऊपर हम कितना मास रख सकते हैं जिससे कोई भी वायर ब्रेक नहीं हो। ठीक है, तो जैसे मान लेते हैं कि ये वाला T1 टेंशन है और इसमें टेंशन T2 है, तो बताओ कि टेंशन कितना होगा एक एक करके। पहले तो क्यों भाई, T1 की वैल्यू होगी M+10 इंटू जी, देखो, और T2 की वैल्यू होगी M+30 इंटू जी। ठीक है, अब ब्रेकिंग स्ट्रेस कितना है, ब्रेकिंग स्ट्रेस की वैल्यू है, इट इज गिवन 8 इंटू 10⁸ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो एक एक करके हम दोनों को ब्रेक करके देखते हैं और दोनों के लिए M निकालते हैं क्या आएगा। तो अगर T1 के अकॉर्डिंग चलें तो हम लोग लिखेंगे M+10 इंटू जी एंड डिवाइडेड बाई इसका एरिया, एरिया है 0.003 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो 10⁻⁻4 करेंगे इक्वल टू 8 इंटू 10⁸। तो यहां से जरा M निकालो कितना आता है, और अगर हम ऊपर वाले वायर पे लगाएं तो M+30 इंटू जी डिवाइडेड बाई उसका एरिया,
तो 0.006 इंटू 10⁻⁻4 इक्वल टू 8 इंटू 10⁻8। तो यहां से जरा m का वैल्यू निकालो क्या आता है। देखो मैं कर रहा हूं कैलकुलेट। ऊपर से आता है m की वैल्यू 14 kg, ठीक है, और नीचे से आएगी 18 kg। तो हमें कौन सा m लेना चाहिए जिससे कि कोई भी वायर ब्रेक नहीं हो, क्यों भाई? सर 14 वाला। 14 वाला। हेंस वायर 1 will break when small m is greater than equal to 14 kg। तो 14 kg वाला ले लेंगे। बी पार्ट भी कर लोगे ना इसी तरह से, क्यों भाई? हो जाएगा ना? यस सर। क्लियर है ना क्वेश्चन? देखो वैसे तो तुम्हें जितने भी क्वेश्चंस मिलेंगे ज्यादातर वो यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी पे ही मिलेंगे, और कुछ है नहीं क्योंकि सिलेबस में। बट हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं, डेफिनेशन एटलीस्ट देख लेते हैं, एक दो मॉडुलस और हैं। तो नेक्स्ट स्टार्टिंग पड़ेगा मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, ठीक है, या फिर इसको हम लोग शियर मॉडुलस भी बोलते हैं। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी और शियर मॉडुलस, इसको हम लोग ईटा से डिनोट करते हैं, ठीक है। क्या है ये और किस तरह से अप्लाई होगा? तो देखो इसके लिए हम लोगों ने एक क्यूब लिया हुआ है, और मान लेते हैं कि इस क्यूब को हमने रिजिडली किसी फ्लोर पे फिक्स करके रखा हुआ है। इसको हमने रिजिडली फ्लोर पे फिक्स करके रखा हुआ है, ठीक है। मान लेते हैं कि ये वाला साइड इसका डी है, और हम इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करने वाले हैं। ध्यान से देखना, हम लोग फोर्स अप्लाई करने वाले हैं इसके अपर सरफेस पे, इस तरह से। मतलब हम जो फोर्स लगाने वाले हैं टेंजेंशियली लगाने वाले हैं। तो जब हम इस तरह का फोर्स अप्लाई करेंगे तो इसके अंदर डिफॉर्मेशन आएगा, और ध्यान से जरा देखना किस तरह से आएगा डिफॉर्मेशन। डिफॉर्मेशन ऐसे आएगा कि इसकी जो साइड्स हैं वो थोड़ी थोड़ी आगे की तरफ टिल्ट हो जाएंगी। देखो ध्यान से, मतलब ये पॉइंट यहाँ पहुंच जाएगा, ये पॉइंट यहाँ पहुंच जाएगा, ठीक है। तो ये जो डिफॉर्मेशन आया है बॉडी के अंदर, दिख रहा है? तो भाई ये जो डिफॉर्मेशन आया है इसको हम लोग शियर डिफॉर्मेशन बोलते हैं, ठीक है। कैलकुलेट कैसे करेंगे? तो मान लेते हैं कि शियर डिफॉर्मेशन की वजह से ये वाली जो साइड है वो अगर x आगे निकल गई है, देखो ध्यान से, और ये वाला एंगल थीटा है, तो यहाँ पे शियर स्ट्रेस डिफाइंड होता है, शियर स्ट्रेस डिफाइंड होता है F/A। ये ऊपर वाले सरफेस का एरिया A हो गया, और शियर स्ट्रेन हम लोग डिफाइन करते हैं, शियर स्ट्रेन इज इक्वल टू tan थीटा। तो tan थीटा भी लिख सकते हैं, या इसको x/d भी लिख सकते हैं। और हुक्स लॉ से हम लोग क्या लिखेंगे? F/A जो है ये tan थीटा के प्रोपोर्शनल होगा। तो यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आता है ईटा tan थीटा, या इसको लिख सकते हैं ईटा इंटू x/d। ये एक फॉर्मूला और याद रखना है आपको इस डायग्राम के साथ बस। हालांकि क्वेश्चन कभी नहीं ऐसा कोई पूछा गया, ठीक है, बट ठीक है, केवल डेफिनेशन ध्यान रखो इसका। दिस ईटा इज कॉल्ड मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। क्लियर है? इसका डेफिनेशन क्लियर है?
बोलिए। और नेक्स्ट है, इसमें एक और है कॉल्ड बल्क मॉडुलस। देखो सॉलिड्स के लिए दो मॉडुलस डिफाइन होते हैं, एक तो यंग्स मॉडुलस और एक शेयर मॉडुलस। लेकिन लिक्विड्स और गैसेस के लिए हम लोग डिफाइन करते हैं बल्क मॉडुलस, क्योंकि लिक्विड और गैसेस में डिफॉर्मेशन का कोई मतलब नहीं है, लिक्विड और गैसेस का तो शेप ही फिक्स नहीं है, तो इनके लिए डिफाइन होता है बल्क मॉडुलस, और ये वॉल्यूम से रिलेटेड है। ठीक है ना, कि वॉल्यूम में कितना चेंज आया। तो बल्क मॉडुलस अगर हमें समझना है तो उसके लिए सपोज करो कि हमारे पास लिक्विड है, ठीक है, और ऐसे सपोज करो इस लिक्विड का सर्टेन वॉल्यूम है, सर्टेन प्रेशर है। तो मान लेते हैं कि इसका प्रेशर P है और वॉल्यूम V है। अब अगर हम इस लिक्विड के ऊपर एडिशनल प्रेशर अप्लाई करें, समझना ध्यान से, अगर हम इसके ऊपर एडिशनल प्रेशर अप्लाई करें और प्रेशर की वैल्यू हो गई मान लेते हैं P प्लस dP, मतलब प्रेशर पहले P था तो P प्रेशर पे इसका वॉल्यूम V था, अब हमने प्रेशर बढ़ा दिया, तो प्रेशर बढ़ाने से क्या होगा कि ये थोड़ा कंप्रेस होगा। देखो ध्यान से, तो मान लेते हैं कि बाद में इसका जो वॉल्यूम है वो हो गया V प्लस dV। हालांकि प्लस नहीं होगा, माइनस होगा, जब हम प्रेशर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम कम होगा, लेकिन यहां पे भी वही बात बोलेंगे कि कैलकुलस अप्लाई करते हैं तो हम प्लस ही लिखते हैं, dV की वैल्यू निगेटिव आएगी। तो यहां पे डिफाइन करते हैं वॉल्यूम स्ट्रेस, एंड वॉल्यूम स्ट्रेस इज डिफाइंड एज इक्वल टू dP, यानी कि एक्सेस प्रेशर। एक्सेस प्रेशर को ही हम लोग बोलते हैं वॉल्यूम स्ट्रेस, ठीक है। एंड व्हाट अबाउट वॉल्यूम स्ट्रेन, तो वॉल्यूम स्ट्रेन की वैल्यू होती है माइनस ऑफ dV अपॉन V, यानी चेंज इन वॉल्यूम अपॉन इनिशियल वॉल्यूम। एंड हुक्स लॉ सेज कि एक्सेस प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम स्ट्रेन, और यहां पे जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है वो होता है बल्क मॉडुलस। तो ये एक तरह से प्रेशर और वॉल्यूम स्ट्रेन में रिलेशन आ गया, ठीक है ना। ये बल्क मॉडुलस की वैल्यू अगर लिखें तो बल्क मॉडुलस इज इक्वल टू माइनस dP अपॉन dV ओवर V है, वॉल्यूम स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूम स्ट्रेन, ठीक है। देखो ध्यान से बताओ, क्लियर है या नहीं। ठीक है, इसके ऊपर बल्क मॉडुलस के ऊपर क्वेश्चंस फिर भी हमको मिल जाते हैं। एक क्वेश्चन इस पे करके देख लो, HCV का ही है, अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन करो ट्राई इसको, देखो इसमें फिर अगर नहीं आ रहा तो। कह रहा है एस्टिमेट द चेंज इन डेंसिटी ऑफ वाटर इन ओशन एट ए डेप्थ 400 मीटर बिलो द सरफेस। मतलब कह रहा है कि ओशन में अगर हम 400 मीटर नीचे जाते हैं तो वाटर की डेंसिटी में क्या इफेक्ट पड़ेगा। अब डेंसिटी में इफेक्ट इसलिए पड़ेगा क्योंकि वॉल्यूम में चेंज आएगा, ठीक है ना। तो वॉल्यूम में चेंज क्यों आएगा, क्योंकि प्रेशर इंक्रीमेंट हो रहा है। तो सबसे पहले बताओ कि प्रेशर में कितना इंक्रीमेंट होगा। तो प्रेशर में इंक्रीमेंट को लिख सकते हैं कि हम लोग रो GH, बताओ। और प्रेशर के इंक्रीमेंट को लिखा जा सकता है माइनस B इंटू डेल V अपॉन V, ये बल्क मॉडुलस वाली डेफिनेशन से। और डेंसिटी को हम लोग लिखेंगे मास अपॉन वॉल्यूम। तो इसको अगर हम चेंज इक्वेशन में बदलें तो हम लोग लिख सकते हैं डेल्टा रो बाई रो इज माइनस टाइम्स डेल्टा V बाई V। तो माइनस टाइम्स डेल्टा V बाई V की जगह डेल्टा रो बाई रो लिख दो, तो ये हो जाएगा रो GH इक्वल टू B इंटू डेल्टा रो बाई रो। तो यहां से डेल्टा रो निकालना है, तो डेल्टा रो की वैल्यू हो जाएगी
रो स्क्वायर जी एच अपॉन बी। तो रो हमको दिया हुआ है सरफेस पे 1030 होल स्क्वायर, जी का वैल्यू 10, एच का वैल्यू 400 एंड डिवाइडेड बाई बल्क मॉडुलस इज 2 इंटू 10 पावर 9। तो इससे हमें चेंज इन डेंसिटी मिल जाएगा। देखो एक्चुअली हो क्या रहा है, जितना नीचे जा रहे हैं तो प्रेशर बढ़ रहा है, प्रेशर बढ़ने से क्या हो रहा है कि वाटर कंप्रेस हो रहा है, कंप्रेस हो रहा है तो नीचे जाने पे डेंसिटी थोड़ी ज्यादा है। तो पूछा है कितनी ज्यादा है, बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, थोड़ा सा ही फर्क पड़ेगा। क्लियर है क्वेश्चन, ये बताइए। यस सर। ठीक है, तो इलास्टिसिटी चैप्टर में इतना ही है। नेक्स्ट फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे कैलोरीमेट्री, कल करेंगे, ठीक है। और इसके मैं कुछ प्रॉब्लम्स और भेज दूंगा शाम तक, तो वो आप अटेम्प्ट कर लेना, जो पूछे गए हैं आईआईटी वगैरह में पुराने क्वेश्चंस, ठीक है। और डीपीपी भी मैं भेज दूंगा, और डीपीपी में टिक कर दूंगा कौन कौन से क्वेश्चन इलास्टिसिटी वाले हैं।